Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अच्छा, आज हम लोग बात कर रहे हैं नए टॉपिक पे, अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी। देखिए, शुरुआती दौर में मतलब हम लोगों ने जब अपनी पढ़ाई की तो क्रिएटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ते थे सिर्फ उसका कंसेप्ट, उसके कंपोनेंट्स एंड हाउ टू असेस क्रिएटिविटी एंड हाउ टू डेवलप क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट्स। इधर अभी आपका जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो हम लोगों ने नया पढ़ा क्रिएटिविटी के बारे में, हमने थेरीज पढ़ी। इसके पहले थेरीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी कभी, गिफ्टेडनेस की थेरी, हेमिस्फीयर थेरी। अब ये अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी नया है, ये नया टॉपिक है ना। ये इसके पहले हम लोगों ने अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी पर कभी बात नहीं की है। तो ये अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी का अंडरस्टैंडिंग दी फोर मेजर पर्सपेक्टिव्स, तो चार इसके मुख्य परिप्रेक्ष्य हैं जो कहे जा सकते हैं कि क्रिएटिविटी को किस किस अप्रोच से आप देख सकते हैं। तो चार वो अप्रोचेस कौन सी है? मिस्टिकल अप्रोच है, साइकोमेट्रिक अप्रोच है, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच है और कॉन्फ्लुएंस अप्रोच है। तो क्रिएटिविटी अगर एक डेफिनेशन देखें तो क्रिएटिविटी इज द इंटरएक्शन एमंग एप्टीट्यूड, प्रोसेस एंड एनवायरमेंट। यानी हमारा अंदर जो एप्टीट्यूड है किसी बात को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी कंसेप्ट को लेकर, और जो हम जिस तरह से प्रोसेस करते हैं और जो हमें इन्वायरमेंट मिला है, वो सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, बाय विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोड्यूसेस अ परसेप्टिबल प्रोडक्ट जिसके द्वारा, इस इंटरेक्शन के द्वारा इंडिविजुअल या कोई समूह कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है दैट इज बोथ नोवेल एंड यूजफुल एज डिफाइंड विद इन ए सोशल कंटेक्स्ट। ये नई डेफिनेशन है, हम लोग ये डेफिनेशन नहीं पढ़ते थे, 2004 में आई ये डेफिनेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आपका एप्टीट्यूड ऐसा है, प्रोसेसिंग आपने ऐसी की है, एनवायरमेंट आपको ऐसा मिला है, सब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो कुछ ऐसा अगर बनाते हैं प्रोडक्ट जो कि नया भी हो और यूजफुल भी हो, अगर हम उसको सामाजिक कंटेक्स्ट में देखें, तो ये क्रिएटिविटी है। ये प्लकर, बेगेटो एंड डो की डेफिनेशन 2004 में आई। तो शुरू करते हैं एक एक अप्रोच से। ये स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिया है कि ये अप्रोचेस हो सकती हैं क्रिएटिविटी की। आइडेंटिफाई दीज एज द की पर्सपेक्टिव्स थ्रू विच क्रिएटिविटी हैज बीन स्टडीड। वो कह रहे हैं कि इतनी तरीके से आप क्रिएटिविटी का अध्ययन कर सकते हैं, ईच कैप्चरिंग अ डिफरेंट डिमेंशन ऑफ द क्रिएटिव फेनोमेना। और जो क्रिएटिव घटना है उसके अलग अलग डायमेंशन को हर अप्रोच कैप्चर कर रही है। जैसे कि पहली है द मिस्टिकल अप्रोच। तो इसके जो प्रणेता हैं, जो लोग इसके बारे में बात किए, वो एंशियंट थिंकर्स, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस और रोमांटिक पोइट्स, यानी कि शुरुआती दौर का ये उपागम है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी इज अ डिवाइन गिफ्ट। कह रहे हैं कि ईश्वरीय है, ईश्वरीय उपहार है आपके लिए, मतलब उसमें कोई एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एनवायरमेंट, इंटरेक्शन की बात नहीं है। कह रहे हैं कि आपको ईश्वर ने ये वरदान दिया है कि आप क्रिएटिव हैं, इंस्पिरेशन फ्रॉम हायर पावर्स, म्यूजेस और द अनकॉन्शियस, इट कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन, मेजर्ड और टॉट। तो यहाँ चूंकि भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो ये ना ही पूरी तरीके से व्याख्या इसकी की जा सकती है, ना नापा जा सकता है और ना ही पढ़ाया जा सकता है। ये सबसे पुरानी अप्रोच है। आपको पता है कि अब ये अप्रोच कामगर नहीं है। दूसरी अप्रोच जो है वो आई साइकोमेट्रिक अप्रोच, और ये जब गिलफर्ड 1950, टॉरेंस 1966, वैलेक एंड कागन कोगन 1965 में जब ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, क्रिएटिविटी को आप साइकोमेट्रिक अप्रोच से पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी कैन एंड मस्ट बी मेजर्ड, यानी नापी जा सकती है और जरूर नापी जानी चाहिए। इट इज प्राइमरीली डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमें पता है कि एसओआई मॉडल हमने पढ़ा है, वहां से डाइवर्जेंट थिंकिंग निकल के आई है। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी मुख्यतः डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल ओरिजिनल सॉल्यूशंस टू ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, यानी कि वो योग्यता जिससे आप बहुत तरीके के और मल्टीपल तरीके के और ओरिजिनल, मौलिक सुझाव दे सकें उन प्रॉब्लम्स की जो ओपन एंडेड है। तो इसके की कंसेप्ट हो गए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, हम जानते हैं, और टॉरेंस टेस्ट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इसके कंपोनेंट्स फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन होता है। फिर एक अप्रोच आई, ये उसके बाद में आई सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो शेप्ड होती है, उसको आकार मिलता है मोटिवेशन से, सोशल कंटेक्स्ट से और एनवायरनमेंट से। मतलब कि जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो तो सिर्फ आपकी एबिलिटी है ना भाई, आप फ्लुएंट हैं कि नहीं, आप फ्लेक्सिबल हैं कि नहीं, आप ओरिजिनल सोच रहे हैं कि नहीं, आप इलेबोरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो सोसाइटी का भी इनपुट इसमें ले आई। उसने कहा कि ये सिर्फ इंडिविजुअल की एबिलिटी नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द सराउंडिंग सोशल सिस्टम आर डिसिसिव।
लेकिन सराउंडिंग सोशल सिस्टम भी ये तय करता है कि आप क्रिएटिव हैं कि नहीं, होंगे कि नहीं, आपको वो फ्लरिश करेगा कि नहीं, फैसिलिटेट करेगा कि नहीं। तो इसके की कंसेप्ट्स क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, पहले तो आपके अंदर ये अभिप्रेरित होने चाहिए आपकी कुछ नया करें। कॉम्पोनेंशियल मॉडल, फ्लो थ्योरी, सिस्टम्स मॉडल, सोशल कंटेक्स्ट। फिर आता है कॉन्फ्लुएंस अप्रोच, जो सबसे लेटेस्ट है, ये 1991 1999 में दिया गया है। इन्होंने कहा कॉन्फ्लुएंस, ना कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम। वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो बहुत तरीके के मल्टीपल फैक्टर्स का कन्वर्जेंस है, यानी कि बहुत सारे कारक इसमें इन्वॉल्व हैं आपको क्रिएटिव बनाने में। कौन कौन से? आपके पास एक मिनिमम लेवल की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, थिंकिंग स्टाइल आपकी ऐसी हो डाइवर्जेंट, आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो, आप मोटिवेटेड हो, आपको एनवायरमेंट ऐसा मिला हो, सब आपस में अंतःक्रिया करेंगे तब क्रिएटिविटी इमर्ज होगी। ठीक है ना? तो ये रहे, अब एक एक अप्रोच को पढ़ लेते हैं। अप्रोच 1 जो है वो मिस्टिकल अप्रोच है। इसका कोर आइडिया है कि क्रिएटिविटी एक डिवाइन गिफ्ट है, ए मिस्टीरियस स्पिरिचुअल फोर्स दैट फ्लोज थ्रू चोजन इंडिविजुअल्स फ्रॉम हायर पावर्स और द अनकॉन्शियस, इट कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन। ये हम लोगों ने बात करी। इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी पीपल जो है वो सिंपली स्किल्ड होते हैं, उनको मतलब आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते कि वो उपहार उनको कैसे मिला, वो क्षमता क्या है। तो हिस्टोरिकल रूट्स इसके क्या हैं कि एंशियंट ग्रीक ट्रेडिशन में कहा गया कि जो 9 डिवाइन गॉडेस थी वही उन्होंने कहा, जिन्होंने इंस्पायर किया पोइट्स को, आर्टिस्ट को, म्यूजिशियंस को। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी वाज नॉट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, बोल रहे हैं कि इसका मनुष्यत्व से लेना देना नहीं है, बल्कि ये सीधे ईश्वर से आपको मिला है। प्लेटो ने कंसेप्ट दिया डिवाइन मैडनेस का, रेनेसा जीनियस की बात हुई, रोमांटिक ट्रेडिशन आया और मॉडर्न इकोज आया, है ना? ठीक है। तो ये सब इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं। और क्रिटिक और एजुकेशनल लिमिटेशन क्या है कि मेजर लिमिटेशन तो उसकी यही है कि ये साइंटिफिक नहीं है, इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, कोई गाइडेंस नहीं है कि कैसे आप डेवलप करेंगे। इलिटिस्ट implication इसका ये है कि if creativity is a divine gift, only a few are chosen. This contradicts democratic inclusive education where every student's creative potential is valued. मतलब ये elite implication, मतलब इसने कह दिया कि कुछ लोगों के पास है तो बाकी लोग क्या करेंगे, जब हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना? तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकिन इसका ये है कि reminds us that creativity has a mysterious, ineffable dimension that purely scientific approaches may miss. The role of intuition, inspiration and insight. लेकिन इसका एक तभी फायदा ये निकल कर आ सकता है, आप कह सकते हैं कि ये बताता है कि क्रिएटिविटी में कुछ तो ऐसा है जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके पे अगर आप रिलाय करेंगे तो उसको नहीं निकाल सकते। इंसाइट हो गया, है ना, इल्यूमिनेशन हो गया एंड ऑल। हर चीज में देखिए हमने इसको एनईपी 2020 से जोड़ा है। एनईपी 2020 भी बात करती है कि आप होलिस्टिक, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल डायमेंशंस जो क्रिएटिविटी हैं वो नॉट जस्ट मेजरेबल स्किल्स, मतलब सिर्फ मेजरेबल नहीं है, उसके अलावा भी क्रिएटिविटी है, होलिस्टिक है, एस्थेटिक है। एस्थेटिक सेंस को कैसे नापेंगे? फिर आया आपका अप्रोच 2, जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, यही अप्रोच की हम लोग बात करते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच की। क्रिएटिविटी नापी जा सकती है, क्रिएटिविटी कल्चर नर्चर्ड की जा सकती है, यही बात हम लोग करते हैं। ये बाकी सोशियो साइकोलॉजिकल और कॉन्फ्लुएंस अप्रोच के बारे में अभी हम लोगों ने सिलेबस में हमारे इंक्लूड नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी कैन एंड मस्ट बी स्पेसिफिकली मेजर्ड, ठीक है। और गिलफर्ड ने हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग के ये 4 कंपोनेंट बताए, यही हम क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हम कितने फ्लुएंट हैं, कितने मैनी मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं, हम कितने डिफरेंट कैटेगरीज के आइडिया जनरेट कर सकते हैं, हम कितने अनयूजुअल रेयर आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, या हम कितने डेवलप कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं अपने आइडियाज को। तो की स्कॉलर्स है इसके गिलफर्ड, हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो हम इनकी थ्योरी पढ़ते हैं इंटेलिजेंस की, वहां से डाइवर्जेंट थिंकिंग निकल के आई है। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में हम जानते हैं, वेलेक एंड कोगन ने भी डिस्टिंक्ट किया क्रिएटिविटी को जनरल इंटेलिजेंस से। और इसका क्रिटिक और एजुकेशनल रेलेवेंस क्या है कि मेड क्रिएटिविटी साइंटिफिकली रिस्पेक्टेबल एंड मेजरेबल। तो इन्होंने एक तरीके से क्रिएटिविटी को डेमोक्रेटाइज कर दिया कि हर आदमी की नापी जा सकती है और नर्चर की जा सकती है। जो टीटीसीटी है ग्लोबली पूरे विश्व भर में ये स्कूल्स में यूज होती है टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर क्रिएटिव टैलेंट। लेकिन ये क्या करते हैं क्रिएटिविटी को, दिक्कत क्या है इसके संग कि सिर्फ कुछ टेस्ट स्कोर्स तक सीमित कर देते हैं। ये मोटिवेशन का इसमें रोल नहीं है, डोमेन का रोल नहीं है, कंटेक्स्ट का रोल नहीं है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग इज नॉट इक्वल टू क्रिएटिविटी, जैसा कि इसने पॉपुलराइज कर दिया। मैनी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स रिक्वायर बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। बहुत सारी क्रिएटिविटी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की भी जरूरत है, सिर्फ डाइवर्जेंट से काम नहीं चलेगा।
अब आया आपका सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसने कहा कि क्रिएटिविटी सिर्फ यहाँ पे आया आपका सोसाइटी का इनपुट। इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी केवल एक इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन से, सोशल एनवायरनमेंट से, कल्चरल कंटेक्स्ट से और इवेलुएटिव कंडीशन से भी गवर्न होती है। तो इसमें एमे बाइल्स का कॉम्पोनेंशियल मॉडल है, जिसमें कि फिर ये देखिए नाम इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अजीब है। फिर उसके बाद एक साइमंटन्स का हिस्टोरियोमेट्रिक अप्रोच। अब आप जितनी याद कर सके भाई, एम बाइल कह रहे हैं कि 3 कंपोनेंट हैं, डोमेन रेलेवेंट, क्रिएटिविटी रेलेवेंट और टास्क मोटिवेशन। अब कितना याद कर सकते हैं आप, जितनी आपकी क्षमता याद कर लीजिए। की इनसाइट इसका है, ये कह रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। वो कह रहे हैं कि आप अंदर से कितने मोटिवेटेड हैं कुछ नया करने के लिए, यही आपको क्रिएटिव बनाता है। की इनसाइट क्या है, क्रिएटिविटी केवल एक व्यक्ति का गुण ना होके समाज का गुण है, कि समाज आपको कितना भी प्रेरित करता है कि हाँ कुछ नया करो, कोई बात नहीं, बिगड़ने दो। और क्रिएटिविटी इज हिस्टोरिकली एंड कल्चरली एम्बेडेड। कहीं के लोग आप देखिएगा, कल्चर, चूंकि इसका कल्चर का रोल है तो सांस्कृतिक भी अंतर पड़ता है, कि हो सकता है कहीं कहीं के लोग आपको ज्यादा क्रिएटिव दिखें ओवरऑल, और कहीं कहीं के ज्यादा फॉलोअर दिखें। ठीक है। फिर आया आपका कॉन्फ्लुएंस अप्रोच। ये इमर्ज करता है कि बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज आपस में कन्वर्ज करते हैं और क्रिएटिव आपको बनाते हैं। राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, आप कितने बौद्धिक योग्यता रखते हैं, आपके पास ज्ञान कितना है, सोचते कैसे हैं, पर्सनैलिटी क्या है, मोटिवेशन क्या है, एनवायरमेंट क्या है, सब। अब इन्होंने यही देखिए 6 हमको बता दिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल। अब इस थिंकिंग स्टाइल हो सकती है लेजिस्लेटिव स्टाइल है कि कौन सी स्टाइल है। पर्सनैलिटी, जिसमें पर्सनैलिटी हो कि आप सेंसिबल, रिस्क लेने की क्षमता। मोटिवेशन, आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं कि नहीं। और एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, आपका एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को रिवॉर्ड भी दे, तब जाके। तो बाई लो सेल्फ हाई क्रिएटिव पीपल इन्वेस्ट इन आइडियाज दैट आर अनपॉपुलर एंड परसुएड अदर्स ऑफ देयर वैल्यू। व्हेन द आइडिया बिकम्स पॉपुलर दे मे मूव ऑन टू द नेक्स्ट अनपॉपुलर आइडिया। ये स्टर्नबर्ग एंड लोबार्ट ने 1992 में कहा। तो ये कॉन्फ्लुएंस अप्रोच, आपको ये 6 याद करनी पड़ेगी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन और एनवायरमेंट सब जब मिलेंगे राइट कॉम्बिनेशन में, तब व्यक्ति क्रिएटिव बनेगा। और अब आप कंपैरिजन देख लीजिए सबका। मिस्टिकल कह रहा है कि डिवाइन गिफ्ट है, साइकोमेट्रिक कह रहा है मेजरेबल है, सोशल साइकोलॉजिकल कह रहा है सोशली शेप्ड है, और कॉन्फ्लुएंस कह रहा है कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसका क्वेश्चन है हु इज इंस्पायर्ड, इसका है कैन क्रिएटिविटी, ये क्या है व्हाट कंडीशंस ब्लॉक इट और व्हाट रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस इट, ये किसने किसने दिया, मेथड ऑफ स्टडी, कैन इट बी टॉट। मिस्टिकल में तो नहीं, साइकोमेट्री में पार्टली, सोशल साइकोलॉजिकल में यस, क्योंकि हम एनवायरमेंट बदल के बदल सकते हैं, और कॉन्फ्लुएंस में भी यस, कि हमारे जो 6 रिसोर्सेज हैं सबको डेवलप कर दीजिए, व्यक्ति क्रिएटिव हो जाएगा। स्ट्रेंथ सबकी, लिमिटेशन सबकी, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। मिस्टिकल हमको बताता है कि वैल्यू, इंस्पिरेशन और इंट्यूशन का रोल है। साइकोमेट्रिक बताता है कि क्रिएटिविटी टेस्ट और डाइवर्जेंट टास्क से आप व्यक्ति को क्रिएटिव बना सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिकल बता रहा है कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चे के अंदर इनपुट डाल के और सेफ स्पेस प्रोवाइड करके क्रिएटिव बना सकते हैं। और कॉन्फ्लुएंस बता रहा है कि सारी डिमेंशंस को सिमल्टेनियसली डेवलप करके हम व्यक्ति को क्रिएटिव बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सबका। मिस्टिकल अप्रोच क्या कह रही है, साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या कह रही है, आप डाइवर्जेंट क्वेश्चन लेसन्स में डालिए, ऐसी एक्टिविटीज कराइए जहां फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी चेक हो जाए। सोशल साइकोलॉजिकल कह रहा है आप बच्चे को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दीजिए, एक्सट्रिंसिक प्रेशर घटाइए, सेफ क्लासरूम बनाइए। कॉन्फ्लुएंस कह रहा है कि आप सारे 6 रिसोर्सेज को डेवलप कीजिए। अब एनईपी 2020 भी कह रहा है कि हमको नोवेल एंड वर्थवाइल आइडियाज को डेवलप करना है ना। की स्कॉलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, देखिए शुरुआत से दिया 1926 से लेके 2024 तक। वेलेस ने कहा कि क्रिएटिव प्रोसेस की 4 स्टेजेस हैं, हमने ये भी कहीं आपसे बात की है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। फिर टॉरेंस आते हैं, फिर स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट आते हैं, इनका एक और है इन्वेस्टमेंट थ्योरी। और फिर पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट थ्योरी बता रहे हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 6 मेजर अप्रोचेस वही जो उन्होंने बताई। मिस्टिकल, अच्छा साइको डायनेमिक भी है, प्रेगमेटिक भी है, हम लोग तो 4 ही पढ़ रहे हैं ना, 4 ही आपके कोर्स में है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे साइको डायनेमिक, प्रेगमेटिक, कॉग्निटिव, ये 3 हमने नहीं पढ़ी। फिर गिलफर्ड आए, अच्छा इधर से चल रहा है 1926 1950, अच्छा ऐसे चल रहा है। फिर गिलफर्ड आते हैं, एपीए एड्रेस करते हैं। फिर टॉरेंस आते हैं, एम ए बाइल आते हैं जो सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्रिएटिविटी बता रहे हैं। फिर लुबार्ट आ रहे हैं, फिर ये इनका तो नाम नहीं पढ़ते बन रहा है भाई, ये स्टर्नबर्ग लुबार्ट फिर से। और फिर ओईसीडी क्रिएटिव थिंकिंग को इन्होंने कहा कि डिफाइंड एज ए ट्रांसवर्सल 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसी असेस्ड इन पीसा। पीसा क्या है,
ये आपका इंटरनल असेसमेंट है, पीसा का फुल फॉर्म, अभी मैं कल ही पढ़ रही थी इसको। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट कुछ ऐसे है, परफॉर्मेंस। मैं अभी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी पीसा का फुल फॉर्म, लेकिन ये असेसमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, या इंटरनेशनल कोई टेस्टिंग एजेंसी टाइप की है, ठीक है ना। तो अब सॉरी, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस देख लीजिए, की टेक अवे देख लीजिए। कोई सिंगल अप्रोच कैप्चर नहीं कर सकती क्रिएटिविटी को। मिस्टिकल अप्रोच रिमाइंड कराती है कि इंट्यूशन का रोल है। साइकोमेट्रिक अप्रोच कहती है कि क्रिएटिविटी डेमोक्रेटाइज हो सकती है। आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजिकल में जरूरी है। कॉन्फ्लुएंस कहते हैं कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और लास्ट में आप कह सकते हैं आप सारी मतलब अप्रोचेस लेके चलिए ना। आप मान के चलिए कि इसमें कुछ वंडरफुल भी है। डाइवर्जेंट टास्क दीजिए बच्चे को, मोटिवेट कीजिए और सारे रिसोर्सेज डेवलप कीजिए। तो ये हो गया अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी, एंड इट इज एंटायरली न्यू फॉर मी टू। हमने भी कभी अप्रोचेस ऑफ क्रिएटिविटी नहीं पढ़ा था भाई, हम लोग पढ़ते पढ़ाते वही हैं जो जनरली हमारे कोर्स में होता है, और या हमने उस पर कोई विशेष काम किया हो। तो ऐसा कोई विशेष काम क्रिएटिविटी पर मेरा नहीं था, लेकिन आपको पढ़ाने के कारण मैं भी कुछ नया जान गई। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।